हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर 2.0 में। आपके लिए फिर एक नई क्लास में लेकर आए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगते होंगे। प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पेट एएनएम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्लास है वो टारगेट विथ अजय सर 2.0 पर चलाई जा रही है। तो किसी का क्लास नुकसान ना हो जाए, इसके वजह से आप ज़रूर लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और आप आंसर कमेंट बॉक्स में अपना बताते रहिए। लास्ट में आपसे रोज़ कहा जाता है कि 30 प्रश्न कराया जाएगा, इसमें से आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं इसको आपको बताना है, लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करिए, इससे अंदाज़ा लगेगा कि बच्चों की तैयारी कितनी हद तक सही है, क्या कमी है, कहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है। वहाँ हम लोग भी मेहनत करेंगे, आप लोग भी मेहनत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी मानी गई है, यह किस वैज्ञानिक ने माना है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, तो इसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है या फिर माना है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे जल्दी से। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? स्टैनली हॉल, पेस्टोलॉजी, पियाजे या फिर वाइगोत्स्की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेस्टोलॉजी को। पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसमें से विकास का सिद्धांत कौन सा है? जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। सभी का विकास दर समान नहीं होता, विकास हमेशा स्तरीय होता है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 4 बताएंगे जल्दी से। सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या फिर वाराणसी? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इलाहाबाद में, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे। आज इनकी माना गया है बौद्धिक विकास करना, पढ़ना लिखना या सिखाना, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो सर्वांगीण विकास ही किसी भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास? तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक विकास को अवधारणाओं का मुख्य रूप माना गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए किस आनुवंशिक विधि का प्रयोग किया जाता है? मानव विकास का अध्ययन करने के लिए किस आनुवंशिक विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्षैतिज और लंबवत
दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी से होगा प्रश्न नंबर 8 का। मानव विकास के अध्ययन के लिए आनुवंशिक विधि में क्षैतिज और लंबवत दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। अगर प्रश्न आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताया करिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए किस आनुवंशिक प्रश्न नंबर 9 निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोलोसिस्ट, युग्मनज। जल्दी से आंसर आप लोग बताएंगे। ये 4 नाम दिए गए, इसमें से कौन सा सही क्रम होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, उसके बाद से ब्लास्टोसिस। ऑप्शन नंबर आपका डी से प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा किया गया है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है या फिर पहचाना गया है? तो जॉन पियाजे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचाना गया है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं संवेगात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग एक नैतिक विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे नैतिक विकास के चरण से सीखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जीएस में भी आप लोग पढ़ा होगा इस प्रश्न को। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो इसका सही आंसर 86वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं यहाँ पे। संविधान संशोधन 86 के अंतर्गत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये संविधान संशोधन किस सन में किया गया था वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किस रूप में वाद किए जाने वाला सिद्धांतकार है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में वाद किए जाने वाला सिद्धांतकार कौन है? वे कौन से सिद्धांतकार हैं जो शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है या फिर उनको माना जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा, जॉन डीवी। यहाँ पे इस पर मिसप्रिंट हो गया है। जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता। बुद्धि लब्धि मापने का जन्मदाता या फिर किसने पहली बार मापा था बुद्धि लब्धि को? तो टर्मन ने मापा था। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। बुद्धि लब्धि मापने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो टर्मन। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। किण्वन की खोज क्विक सेक ने किस वर्ष में किया था? किण्वन की खोज किसने किया था? तो क्विक सेक ने किया था। किस वर्ष में किया था? तो 1997 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। किण्वन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वह कौन सा कारक है जो इन तीनों में से जो किण्वन को प्रभावित करता है या फिर कर सकता है? तापमान, पीएच मान, आर्द्रता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो कि किण्वन को प्रभावित कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे।
भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को विशेष जानकारी होनी चाहिए। इसमें से क्या गृहिणी को सबसे विशेष जानकारी होना चाहिए? भोजन के पकाने की, भोजन को तलने की, भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की या फिर भोजन परोसने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजन में पाए जाने वाले तलों की। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा जिसको कहा जाता है, को मिलाकर पकाने में से सब्जियों का नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा है? अगर आप सब्जी पका रहे हैं तो उसमें खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है उसको मिला दिया जाता है। अगर खाने वाले सब्जी में उसको मिलाने से सब्जी का कौन सा पोषक तत्व है जो नष्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी जो कि सब्जी में खाने वाले सोडा को मिलाने से पोषक तत्व को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। कौन सी खाद्य सामग्री किण्वन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 देखें, कौन सी खाद्य सामग्री किण्वन की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो चाय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे, चाय जो कि किण्वन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। जब सब्जियों को उबालने के पश्चात उसका पानी फेंक दिया जाता है तो किन तत्वों की हानि होती है? सब्जी उबालकर उसके पानी को, जो उबला हुआ पानी होता है उसको फेंक दिया जाता है, इससे सब्जी के कौन से तत्वों की हानि होती है? विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, खनिज और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, या फिर खनिज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है विटामिन और खनिज, ऑप्शन नंबर सी। अगर सब्जी को उबाल के उसका पानी फेंक दिया जाता है तो उस सब्जी के विटामिन और खनिज नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न। फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? वो आपको बताना है। अगर कोई सब्जी है उसे 50% तक सुखा दिया जाए और फिर उसके बाद से फ्रिज में सुरक्षित रखा जाए, इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए 21 नंबर का डिहाइड्रो फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहा जाता है। फलों और सब्जियों को उसके मूल भार से 50% तक सुखा दिया जाता है और उसके बाद से फ्रिज में सुरक्षित रखा जाता है, तो इसको डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन प्रभावी है? सर्वरिक अम्ल, सोडियम बेट एरोटिक अम्ल, या फिर प्रोप्लोओनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? एफपीओ मानक का प्रयोग किस पे किया जाता है? वस्त्रों पर, मकान बनाने वाली सामग्री पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर, या फिर खाद्य पदार्थ पर? तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे आप आंसर। एफपीओ नामक जो मापन होता है उसका प्रयोग किस पर किया जाता है? कपड़ों पर, या फिर वस्त्रों पर, मकान बनाने वाली सामग्री पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, या फिर खाद्य पदार्थ? तो उम्मीद करते हैं सही आंसर इसका आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खाद्य पदार्थ पर। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े? तो 24 नंबर का सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 60 से 70%। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न। पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है? तो 25 नंबर का सही आंसर, चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना। अगर चावल है या फिर दाल है उसको बार बार अच्छी तरह से धोते हैं तो इसमें पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
ब्लीचिंग फल, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवनिकी को निकालना, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना, खाद्य में एंजाइम को अक्रियाशील करना या फिर रासायनिक क्रिया की दर को कम करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना। ब्लीचिंग फल का मतलब क्या होता है? तो खाद्य पदार्थों में जो उपस्थित जीव होते हैं उसको मारना ब्लीचिंग फल संरक्षण कहलाता है, या फिर इसकी एक विधि है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है उसको क्या कहते हैं? अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है उसको क्या कहते हैं? तो अमाइलेज, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 का अमाइलेज कहा जाता है अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधि है सबसे उपयुक्त बताना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लिए कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि है सबसे ज़्यादा? रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विकिरण विधि, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। विकिरण विधि जो कि वैज्ञानिक विधि है जिससे खाद्यों का संरक्षण आसानी से किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 आज का अंतिम प्रश्न है, भोजन पकाने की किस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक हैं? ग्रिलिंग में, बेकिंग में, पोचिंग में या फिर सभी विकल्प गलत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोचिंग में भोजन पकाने की विधि में नमी और ताप की आवश्यकता होती है। पोचिंग एक ऐसी विधि है जिसमें भोजन को पकाने के लिए नमी और उसके साथ टेम्परेचर, ताप की भी आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये हो गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पे डेली आपके एएनएम पेट से संबंधित क्लासेस चलाई जाती हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद।